चैप्टर 58। घर रंग बिरंगी लड़ियों से सजा हुआ था। आज आर्यन आरवी की हल्दी थी। लिविंग एरिया में बीचों बीच आर्यन और आरवी बैठे थे। आर्यन ने व्हाइट पजामा पर पीला कुर्ता पहना था। आरवी ने मस्टर्ड कलर का बनारसी लहंगा पहना था, जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसमें वो हल्के मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। आर्यन थोड़ा उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर उदासी से भरी मुस्कुराहट थी। आयरा वो देख आर्यन के पास आ उसका चेहरा थाम बड़े प्यार से बोली, आर्यन कुछ हुआ है? आर्यन अपनी उदासी छिपा अपना सरना में हिला देता है। थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाती है। आयरा हल्दी की रस्म शुरू करने के लिए चंदा माँ से कहती है, माँ आप बड़ी है, आप रस्म शुरू करिए। इतना कह वो एक सर्वेंट को हल्दी का बॉयल लाने का इशारा करती है। वो सर्वेंट हल्दी आर्यन के पास रखी टेबल पर रखे एक साइड खड़ा हो जाता है। चंदा मना करते हुए बोली, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? आयरा उनके पास जा उनका हाथ थाम बोली, माँ आप और बाऊजी आरवी का कन्यादान करने वाले हैं, तो हल्दी की रस्म शुरू कर दी। आप बड़ी है, किसी को भी इस बात से कोई इतराज नहीं है। रीमा और आदित्य दोनों ही आंखें फाड़े आयरा को देख रही थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद आज पहली बार उन्होंने आयरा की आवाज़ सुनी थी। रीमा अपने मन में बोली, है भगवान, इस गूंगी की आवाज़ वापस आ गई, अब तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। कहाँ सोचा था ये गूंगी बन जाएगी तो कोई सवाल नहीं कर पाएगी, लेकिन इसकी तो आवाज़ वापस आ गई। मेरे गले का फंदा बनने, मेरे सपना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे 25 साल का सपना पानी में तैर जाएगा। नहीं, कैसे भी करके कम से कम आर्यन से तो साइन करवा ही ली आदित्य, वरना आयरा का हिस्सा तो गया ही गया, साथ में आर्यन का हिस्सा भी चला जाएगा प्रॉपर्टी का हाथ से। इतना बोल आयरा रीमा की ओर देखती है। रीमा अपने ख्याल से बाहर आ बोली, हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी वो तो बस यहाँ शादी शामिल होने नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने आए हैं। चंदा माँ आगे बढ़कर रस्म शुरू करती है। वो पहले आर्यन के गाल पर हल्दी लगाती है, उसके बाद आरवी के पास जा उसे हल्दी लगा। दोनों की बलाएं लेते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसके बाद आयरा आ गया, आर्यन को हल्दी लगा, उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोली, आर्यन क्या हुआ है? आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी और तुम्हारा प्यार आरवी, तुम्हारी अब तुम्हारी होने वाली है लीगली। आर्यन अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर अपना सर हाँ में दिला देता है। आरवी भी नोटिस कर लेती है कि आर्यन आज थोड़ा उदास है। आरवी अपने मन में सोचती है, क्या आर्यन शादी से खुश नहीं है? लेकिन उन्होंने ही तो मुझसे शादी के लिए पूछा था, क्या अब उनका मन बदल गया? कहीं ना कहीं आरवी भी यह सब सोच चेहरे की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। आयरा आरवी की ओर देख आर्यन से बोली, तुम्हें ऐसे उदास बैठोगे तो तुम्हारी आरवी कैसे खुश रह पाएगी? जो भी बात है उसे कुछ पल के लिए भूल जाओ। जो भी सोचना है शादी के बाद सोच लेना, समझे? फिर आयरा आर्यन के पास से आरवी के पास आ आरवी को हल्दी लगाती है। उसके बाद नेहा आर्यन को हल्दी लगाने के लिए आती है। वह आर्यन के पूरे फेस को हल्दी से भर देती है और फिर उसे साइड से गले लगाते हुए बोले, कंग्रेचुलेशन ब्रो, फाइनली आपको भी आपका प्यार मिल गया। इतना कहकर मुस्कुरा देती है। वही रीमा सीढ़ियों से उतरते हुए नेहा को इतना मुस्कुराते हुए देख अपने मन में बोली, ये लड़की भी ना जितना सोचती हूँ इन दोनों भाई बहन से दूर रहे, उतना ही जाकर खिलाकर की करके उनके साथ हंसती रहती है। अरे 25 साल से वेट किया है मैंने इस दिन का, न जाने यह आदित्य भी कब इस आर्यन से कंपटीशन के पेपर पर साइन करवाएंगे, वरना मुझे कहाँ शौक है इस शादी में आने का। नेहा आर्यन के पास से हटकर फिर आरवी को हल्दी लगाते हुए उसकी बलाएं लेते हुए बोली, भाभी सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हो, वैसे मेरे भाई की पसंद जो हो। नेहा की बात सुन अभी तक आर्यन को देख उदास आरवी भी उदास बैठी थी, उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देख नेहा आरवी के सिर को चूमकर पीछे हट जाती है। एक एक कर सभी उन दोनों को हल्दी लगाते हैं। सबसे लास्ट में आदित्य और रीमा भी आकर दोनों को हल्दी लगाते हैं। रीमा तो बेमन से दोनों को हल्दी लगाते हुए बोली, खुश रहो। इतना बोल फिर से कोने में जाकर खड़ी हो जाती हैं। सबसे आखिर में राघव जाते हैं और अपने हाथ में हल्दी ले आर्यन के पास जा उसके गाल पर हल्दी लगाते हैं, और जैसे जैसे वह हल्दी लग रहे थे वैसे वैसे ही मिस्टर राघव भारद्वाज को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी आंखें नम थी। वो अपनी बेटी की शादी में तो शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन वह अपने बेटे की शादी में शामिल थे। उन्हें कहीं ना कहीं खुशी भी थी, और वह खुशी उनकी आंखों में पानी बनकर उभर रही थी। फिर वह आरवी के पास जाकर उसे हल्दी लगाते हैं और एक साइड में खड़े हो जाते हैं। आयरा इधर उधर देखती है तो उसे अरिन कहीं नजर नहीं आता। फिर वह अपने मन में बोली, यह अरिन कहाँ चले गए? आयरा एक साइड में जाकर अरिन के पास कॉल करती है, लेकिन अरिन कोई जवाब नहीं देता है। आयरा दोबारा कॉल करती है
तब उसकी नज़र जाती है कि अरिन सामने दरवाजे से अंदर आ रहा था। आयरा अरिन के पास जा उसे बाजू से पकड़कर बोली, कहाँ गए थे ऐसे बीच में छोड़कर? चलिए बस आप बचे हैं। आर्यन और आरवी को हल्दी लगाए। अरिन अपना सर हाँ में हिला। आर्यन और आरवी दोनों को हल्दी लगता है और वह पलटकर बस मिस्टर भारद्वाज को ही देख रहा था। कुछ देर बाद आयरा अपने रूम में मिरर के सामने बैठी अपनी चूड़ियां और ईयरिंग्स निकाल रही थी। तभी अरिन आयरा के पास आ झुककर उसके कान में बोला, अपने हाथ में लेकर आई हुई हल्दी आयरा की गाल पर लगाते हुए बोला, आज हल्दी है और तुम्हें ना लगे ऐसा हो सकता है। आयरा छोटी सी मुस्कुराहट ले बोली, आज हल्दी हमारी नहीं है, मेरे भाई की है। इतना कह आयरा खड़ी हो जाती है। अरिन आयरा को कमर से पकड़ अपने करीब कर बोला, मैं जानता हूँ लेकिन हमारी हल्दी हुई नहीं थी ना, हमारी तो शादी नॉर्मली नहीं थी। वह शादी इसलिए हुई थी कि तुम्हें मंडप में छोड़कर विवान ने निया से शादी कर लाया था। ये सुनकर आयरा हंसने लगी। वो अरिन की आंखों में देख उसके गले में अपनी बाहें लपेट बोली, मिस्टर पतिदेव आपको नहीं पाता इसलिए बता रही हूँ। वह शादी मेरी मर्जी से ही हुई थी। मैंने ही विवान को आइडिया दिया था कि मंडप से भागकर निया से शादी कर ले, ताकि फिर मेरी शादी आपसे हो जाए। इतना कहकर आयरा अपने गाल पर लगी हल्दी को अपने गाल से अरिन के गाल पर टच करते हुए लगाकर बोली, अब पूरी हल्दी हुई ना? इतना बोलकर अरिन को गले लगाकर आगे बोली, जब हम कॉलेज में फर्स्ट टाइम मिले थे तब उस इनोसेंट से अरिन से मुझे प्यार हो गया था। भला फिर मैं अपने प्यार को छोड़कर उसकी छोटे भाई से कैसे शादी कर सकती थी? अरिन थोड़ा उदास हो बोला, लेकिन तुम जानती हो ना मैं एक नाजायज। अरिन ने इतना ही कहा था कि आयरा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, किसने कहा कि आप नाजायज है? नाजायज वो होता है जिसके पेरेंट्स का कोई वजूद ना हो, उसके पेरेंट्स का अता पता ना हो। भले ही आज संध्या माँ हमारे साथ नहीं है लेकिन वह आपकी माँ है और विराज पापा है। वह बात अलग है कि उन्हें पता नहीं था उनका बेटा है कोई, लेकिन उन्होंने जब से तुम्हारे बारे में जाना है क्या उन्होंने आपको अपना नाम देने का नहीं सोचा? वह अपना नाम देना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? कुछ ऐसा हो जो हमें ना पता हो। आपको बाबूजी से पूछना चाहिए ना कि आखिर क्यों उन्होंने को पापा से छुपा कर रखा था आपको, और अचानक उस हादसे के बाद सिर्फ तुम्हें यहाँ से दूर रखने के लिए, इस माहौल से, लड़ाई से, इस जंग से, नफरत से दूर रखने के लिए उन्हें सच बता दिया। उन्हें बता दिया कि उनका एक बेटा भी है। आखिर क्यों छुपाया था 20 साल तक उन्होंने ये सच उनसे? क्या उनका जानने का हक नहीं था कि उनका कोई बेटा है? और ऐसा क्या हुआ कि संध्या माँ ने भी उन्हें कभी बताया ही नहीं कि वह प्रेग्नेंट है? कुछ तो बड़ा हुआ होगा ना जो हमें नहीं पता। इन सब में पापा की कोई गलती नहीं है।